हेलो एवरीवन। आपका यूनिट 3 जो चल रहा था उसका शायद आज ये लास्ट लेक्चर हो सकता है। अगर थोड़ा सा बचेगा तो एक लेक्चर और ले लेंगे, थोड़ा सा लगभग 10 या 20 मिनट का। अगर इसमें नहीं हो पाया तो वरना कोशिश करेंगे कि आज ही इस यूनिट को ख़त्म कर दें। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बोहर्स मैग्नेटॉन। आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। बोहर्स मैग्नेटॉन या फिर एटॉमिक डाइपोल मोमेंट या फिर डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम, कुछ भी बोल सकते हैं आप, सभी एक ही टॉपिक के नाम है ये आपके पास, बोहर्स मैग्नेटॉन। तो अभी तक देखिए आपके पास आपने क्या बोला, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो उस करंट की बात करते हैं, वो करंट कहाँ से आ रहा होता है। तो आप सभी बोलते हैं कि भाई किसी कंडक्टर के अंदर आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रूम टेम्परेचर पर कुछ एनर्जी लेने की वजह से ये फ्री हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो न्यूक्लियस के साथ दूरी है ये बहुत ज़्यादा है, तो न्यूक्लियस का फोर्स जो अट्रैक्शन का है इनके ऊपर वो बहुत वीक होता है। तो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर भी इनको इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है कि ये इसकी अट्रैक्शन को और कम करके फ्री हो जाते हैं। तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के लिए जिम्मेवार होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही एक डायरेक्शन में चल के करंट बनाते हैं कंडक्टर के अंदर। तो फिर आपने अभी तक ये पढ़ा कि एक वायर है उसमें करंट जा रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वगैरह निकालना सब सीख लिया आपने। पर जो ये करंट होता था, ये करंट किस वजह से बनता था? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना। तो अभी तक जितना भी हमने करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से बना हुआ था। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब जो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इनको बोलते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये बाउंड है, ये जा नहीं सकते आपके पास, वे फ्री थे, ये बाउंडेड है, ये इसको छोड़ के नहीं जा सकते, पर है तो चार्ज ही और मूव ये भी करते हैं आपके पास। तो अब जो पढ़ेंगे हम कि ये देखने जा रहे हैं कि एक एटम के अंदर जो ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके मूव करने की वजह से भी कोई मैग्नेटिक फील्ड बनता है क्या। अगर मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो कितना बनता है, उसी को हम बोलेंगे बोहर्स मैग्नेट, उसी को बोलेंगे एटॉमिक डाइपोल मोमेंट या डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम। तो अब हम बाउंडेड चार्जेस की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। ये मतलब थोड़ा सा बताया है कि आपको क्या करने जा रहे हैं हम। ओके, अभी तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही स्टडी किया है। तो देखो कोई भी आपके पास एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सपोज करो हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन एटम में एक ही प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा होगा। ठीक है, ओके। और कोई होता है तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी फिलहाल 1 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम की बात करते हैं। तो आप बोलेंगे कि बेशक से बाउंडेड है पर है तो चार्ज पार्टिकल। ओके, अब ये घूम सकता है, चाहिए क्लॉकवाइज चाहिए आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी डायरेक्शन में ये घूम सकता है। तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, ये तो हो गया चार्ज पार्टिकल का एक डायरेक्शन में, एक निश्चित डायरेक्शन में चलना, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलना, और चार्जेस का एक डायरेक्शन में चलना ही तो करंट बनाता था। तो आप बोलेंगे, और वही ये भी आपको पता है, इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसको आप एक करंट कैरिंग लूप मान सकते हैं, जो कि आपके पास इससे उल्टी डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन से उल्टी डायरेक्शन में करंट होता है ना, तो उतनी ही रेडियस का होगा, जितनी रेडियस आपके पास न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन की है उतनी ही रेडियस का एक करंट कैरिंग लूप की तरह ये आपके पास बिहेव कर रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना करंट बनाता है। ओके, ठीक है, बात समझ में आई आपके पास। अब ये आपके पास क्लॉकवाइज भी घूम सकता था, एंटी क्लॉकवाइज भी, उसी हिसाब से करंट बढ़ेगा। अब लूप में आपको पता है कि एक हिस्सा अगर क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ पोल बनेगा, और दूसरी साइड से देखें तो आपके पास नॉर्थ पोल बनेगा। तो अगर ये आपके पास करंट कैरिंग लूप है तो इसकी वजह से क्या बनने वाला है, कुछ मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा भाई आपके पास, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट निकालने जा रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि उस मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, हमको तो मेन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, एटॉमिक डाइपोल मोमेंट, जिसको मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहे हैं, उसको कैपिटल M से डिनोट करते थे, जिसका फॉर्मूला होता था करंट इनटू एरिया के बराबर। किसके बराबर होता था? करंट इनटू एरिया के बराबर। अगर करंट की बात करें तो करंट, मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसमें फिर से आएंगे। अगर मैं करंट की बात करता हूँ तो करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज किसका है? इलेक्ट्रॉन का, तो मैंने चार्ज लिख दिया E। टाइम कितना? एक चक्कर काटने में जो ये टाइम लेता होगा वो टाइम लगेगा आपके पास, उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो जो T लिखा है मैंने, ये क्या है आपके पास? टाइम पीरियड। अब ये इलेक्ट्रॉन की कुछ घूमने की स्पीड भी होगी आपके पास, है ना। तो मान लो कि ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, जो ये इसकी ऐसे वेलोसिटी है, ये ओमेगा वेलोसिटी आपके पास, ओमेगा वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है।
तो आप सभी को पता है कि ओमेगा जो होता है 2π/t के बराबर होता है। ये 11th क्लास में या छोटी क्लासेस में भी किया है हमने। यहाँ से मैं टाइम पीरियड को लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा आपके पास 2π/ω। इसको मैं इक्वेशन सेकंड में रखता हूँ। इक्वेशन सेकंड में रखूँगा तो करंट बन जाएगा E/, टाइम पीरियड को आपने लिखा 2π/ω, तो ओमेगा आपके पास ऊपर चला गया। ऑलराइट, इसकी वैल्यू मैं अगर इक्वेशन 1 में रख देता हूँ यूजिंग इन वन, तो आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा करंट की वैल्यू है E⍵/2π इंटू एरिया। इस लूप का एरिया कितना बढ़ेगा, πr², सर्कुलर लूप है πr²। ठीक है, इतना आ गया। ओके, अभी इसकी ओमेगा की वैल्यू हमको अभी पता नहीं, तो थोड़ा सा रिप्लेस करते हैं इसको। बोहर्स मैग्नेटोन क्यों करते हैं, हमने थोड़ा सा बोहर्स के जो पोस्टुलेट्स थे एटम के बारे में उनका यूज़ किया। तो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ बोहर्स पोस्टुलेट। बोहर के कुछ पोस्टुलेट्स थे, आपने 9th क्लास में भी पढ़े हैं, केमिस्ट्री में 11th क्लास में भी पढ़े हैं, और अभी 12th क्लास में 8th यूनिट में भी पढ़ने वाले हैं। तो मैं जल्दी से याद दिलाता हूँ। बोहर्स ने क्या बोला था कि कोई एटम है, एटम का सारा मास, लगभग सारा मास 99.9% मास उसके न्यूक्लियस में रहता है, और सारा पॉजिटिव चार्ज भी वही रहता है, और इलेक्ट्रॉन्स इनके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे होते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन कुछ फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही घूमते हैं। तो बोहर का ये पोस्टुलेट क्या था कि, थोड़ा सा बता देता हूँ कि एटम जो रिवॉल्व करते हैं ये आपके पास कुछ फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते हैं, फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है, कौन सी होती है फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन का मास, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन का मास इनटू लीनियर वेलोसिटी इनटू में उसका एक्सिस से डिस्टेंस। एंगुलर मोमेंटम कितना हो, एक कांस्टेंट है h/2π, उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो। ठीक है, ये बोहर्स का पोस्टुलेट है, हम पढ़ेंगे भी, और आप केमिस्ट्री में पढ़ के भी आए होंगे 11th क्लास में, और 8th यूनिट में हम यहाँ पे ही पढ़ने वाले हैं। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स में मूव करते हैं जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम एक h/2π नाम के कांस्टेंट का इंटीग्रल मल्टीपल हो। ठीक है, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या आपके पास, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है आपके पास 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रल मल्टीपल, जहाँ पे n क्या है, ये आपके पास जो आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, जो कि आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बताता है, ऑर्बिट का नंबर बताता है आपके पास, ये वो है। तो n आपके पास 1 लिख दिया तो फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, 2 लिख रहा है तो सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, इस तरीके से n आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है आपके पास। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उन्हीं फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू में r। लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू में r, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इक्वल टू nh/2π। ये फॉर्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। ओके, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन पता है, v = ωr। ये लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, और ये आपके पास रेडियस, ये एक्सिस से डिस्टेंस होता है, एक्सिस से डिस्टेंस। मान लो कोई आपके पास सर्कल में घूम रहा है, तो इसकी ओमेगा वेलोसिटी से ऐसा घूम रहा है आपके पास, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी इस तरीके से रहेगी, तो इनके बीच में ये रिलेशन रहता है आपके पास। ठीक है, ओके, v = ωr मैं इसमें रिप्लेस कर देता हूँ, और फिर वहाँ पर आते हैं तो देखते हैं क्या बनेगा। तो v की जगह मैं ωr रख रहा हूँ, तो ये बनेगा आपके पास m, v की जगह रखा ωr, एक r पहले से ही था, और ये बना आपके पास nh/2π, nh/2π। ये क्या बना आपके पास, ωr² = nh/2πm, m को मैं नीचे ले आया। ठीक है, यहाँ से ωr² की वैल्यू आ गई, इसमें हमको ωr² दिख रहा है, तो मैं इसमें रिप्लेस कर दूंगा। तो इसको इक्वेशन 3 नाम दे लेते हैं, 3 में यूज़ करूंगा, यूजिंग इन थर्ड, क्योंकि मैंने बोहर पोस्टुलेट यूज़ करा है तो इसलिए बोहर्स मैग्नेटोन भी नाम आएगा इसका। आगे देखते हैं आपके पास m = E, एक
पाई से अभी पाई नहीं काट रहा, ई एज इट इज। ओमेगा आर स्केयर को आपने क्या लिखा, ओमेगा आर स्केयर को लिखा आपने NH/2πm। ओके, और क्या बचा ऊपर, ओमेगा आर स्केयर हो गया, ऊपर बचा पाई, चलो काट लो, पाई से पाई कट गया, नीचे आपके पास बचा 1/2। ठीक है, तो ये आपके पास होता है, n को बाहर ले लो, आपके पास बचा EH/4πm, EH/4πm। ओके, यहाँ पर अगर इसको चेक करे जाए तो E जो है ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है, 4π भी कांस्टेंट है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। ये तो होल टर्म ही एक कांस्टेंट है, और इसी को बोला गया था बोहर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, इस पूरे टर्म को कांस्टेंट है, इसको लिख देते हैं म्यू बी। म्यू बी इज बोहर्स मैग्नेटॉन। ये क्या है, बोहर्स मैग्नेटॉन। अभी डिफाइन करूंगा ये होता क्या है। EH/4πm को मैंने म्यू बी लिख दिया, तो यहाँ से m में रिप्लेस करूंगा, m किसके बराबर आएगा, n टाइम्स म्यू बी के। ठीक है, n टाइम्स म्यू बी के। तो अगर मैं किसी एटम की बात कर रहा हूँ और एटम में मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ कि भाई फर्स्ट ऑर्बिट का डाइपोल मोमेंट बता दो, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n=1, n=1 लिखूंगा तो बोहर्स मैग्नेटॉन के बराबर ही डाइपोल मोमेंट आ गया। ठीक है, तो किसी एटम में जो आपकी बिल्कुल सबसे पहली वाली ऑर्बिट होती है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो डाइपोल मोमेंट होता है उसको बोलते हैं बोहर्स मैग्नेटॉन। उसके डाइपोल मोमेंट को बोलते हैं बोहर्स मैग्नेटॉन। तो बोहर्स मैग्नेटॉन क्या है, किसी भी एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जो उसका डाइपोल मोमेंट रहता है वो कहलाता है बोहर्स मैग्नेटॉन। तो ये मिनिमम वैल्यू है किसी एटम के पास, क्योंकि देखो भाई n बढ़ेगा, सेकेंड ऑर्बिट में चले गए तो 2 आ जाएगा, तो 2 टाइम्स बोहर्स मैग्नेटॉन हो जाएगा, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो बाकी वालों को तो इससे ज़्यादा ही होना है। ओके, तो किसी ये क्या है आपके पास, मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट which a atom have, magnetic moment which an atom can have। एक एटम के पास मिनिमम कितना मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है, बोहर्स मैग्नेटॉन जितना हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता आपके पास। बाकी सेकेंड ऑर्बिट आ गई तो कितना होगा, सेकेंड ऑर्बिट में इसका डबल हो जाएगा, तो m=2 टाइम्स म्यू बी हो जाएगा। थर्ड वाले में 3 टाइम्स 4 टाइम्स, इस तरीके से। तो बोहर्स मैग्नेटॉन आपके पास क्या है, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है जो एक एटम के पास हो सकता है, और ये कौन सी ऑर्बिट का होता है, फर्स्ट ऑर्बिट का ही होता है, उसी में होता है मिनिमम। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है, EH/4πm। इन सब की वैल्यू लिख सकते हैं आप। H की वैल्यू उधर बता दी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.11 × 10⁻³ kg। ये सब रख के आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास बोहर्स मैग्नेटॉन या एटॉमिक डाइपोल मोमेंट। तो एक एटम के पास भी अपना डाइपोल मोमेंट रहता है, ध्यान देना। ठीक है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स है तो वहाँ पर उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट भी रहेगा। ओके, ऑलराइट। इसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ये इस साल आपके पास सिलेबस में नहीं है, पर बिल्कुल हल्का सा यूज आगे आने वाले थोड़े से एक टॉपिक में आएगा, तो इसलिए मेरे को इसको बताना पड़ रहा है। तो जल्दी से बताऊंगा, कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो जल्दी बता दूंगा मैं इसको क्या रहता है आपके पास। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स आपके पास सिलेबस में 3 तरीके के हैं। एक आपके पास डायामैग्नेटिक मटेरियल्स है, डायामैग्नेटिक। एक आपके पास है पैरामैग्नेटिक, और एक आपके पास फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। इसके अलावा फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरी मैग्नेटिक, ये भी रहते हैं, पर वो सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में ये भी नहीं है फिलहाल इसके लिए। ठीक है, तो एक बार जल्दी से बता देता हूँ ये होते क्या क्या है। देखिए, अभी लास्ट टॉपिक करके आए जिसमें आपको ये बताया गया है कि कोई एटम है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनका भी कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि वे एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक मटेरियल में एटम रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं, रिवॉल्व भी करेंगे, करंट कैरिंग लूप की तरह भी बिहेव करेंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी रहने वाला है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इनके पास रहता होगा, सबके पास, तीनों के पास, या जिस भी तरीके के मटेरियल होंगे सबके पास रहता होगा। पर एक बार थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करते हैं कि कौन से मटेरियल को क्या बोलते हैं। तो पहले अगर मैं बात करूं डायमैग्नेटिक मटेरियल की, ये आपके केमिस्ट्री में भी आने वाले हैं थोड़े बहुत। ठीक है, कुछ हद तक। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स वे मटेरियल्स हैं जिनकी जो लास्ट ऑर्बिट होती है उसमें आपके पास लास्ट वाली, उसमें आपके पास
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब कि कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पेयर्ड में होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे आपके पास लास्ट ऑर्बिट बनाई जाए तो मान लो इसमें एक आ गया मतलब मान लो अगर आपके पास इसमें एक आ गया, इसमें एक आ गया, फिर इसमें इस तरीके से आपके पास लास्ट जो है आपके पास पेयर रहेगी। जो मान लो ये वाली अगर लास्ट है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अकेला नहीं रहेगा आपके पास, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, इस वाले में क्या रहेंगे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ओके, तो पेयर में रहेंगे। अभी इसका मतलब क्या होता है, आपको केमिस्ट्री में बताया कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वगैरह सब आपको आता है केमिस्ट्री में, है ना। तो इसका मतलब होता है अगर एक इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में दूसरी डायरेक्शन में घूम रहा होगा। ठीक है अच्छा, अगर इन मटेरियल्स को इनका मैग्नेटिक मोमेंट तो होगा ही कुछ, पर आपको डेफिनेटली पता है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भाई वो करंट ऐसा बनाएगा, मान लो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट जाएगा ऊपर की तरफ। इसी तरीके से जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी डायरेक्शन में घूम रहा है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट जाएगा नीचे की तरफ, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो इन मटेरियल्स के पास कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट रहता ही नहीं है। ठीक है भाई, लास्ट ऑर्बिट में बिल्कुल सेम रेडियस के 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो सेम रेडियस के करंट कैरिंग लूप बनाएंगे, और उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन उल्टी होगी। तो एक का मैग्नेटिक मोमेंट अगर ऊपर आ रहा है तो दूसरे का नीचे आ रहा है, तो इनके पास कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट रहता ही नहीं है। अकेला इलेक्ट्रॉन का होता है, अकेले इलेक्ट्रॉन का होता है, पर दोनों का मिलकर आपस में कैंसिल आउट कर लेता है। तो इन मटीरियल्स के पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं रहता है। फिर क्या होता है, अगर मैं कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं, हम क्या कर लेते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से ये वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड से उल्टी डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। अब फील्ड का काम क्या होता है, फील्ड का काम होता है डाइपोल्स को अपनी डायरेक्शन में लेके आना, है ना। टॉर्क वर्क सब पढ़ा है हमने भाई। एक आपने बार मैग्नेट जो थी इस ये रख दी थी तो इस पर टॉर्क लगता है ना आपके पास, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, इस पर उधर लग गया इस पर इधर लग गया तो घूमने लग जाती है। तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम कंडीशन तब आती है जब ये आपके पास फील्ड की डायरेक्शन में आ जाता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, डाइपोल को अपनी डायरेक्शन में लेके आना। ओके, तो जैसे ही आप इन पर ऐसे मटेरियल्स पर फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो फील्ड चाहता है कि डाइपोल्स मेरी डायरेक्शन में आ जाए, पर अल्टीमेटली होता क्या है, डाइपोल्स बन तो जाते हैं सब एक डायरेक्शन में तो आ जाते हैं, पर अगर आपने फील्ड उस डायरेक्शन में लगाया है तो इसमें फील्ड उससे अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। तो ये सब्सटेंस जो है अपने अंदर एक उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक वीकली सा मैग्नेटिक फील्ड, और एक बाहर से हमने इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा। तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस है ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में, पर वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, बहुत स्मॉल सा मैग्नेटिक फील्ड इनके अंदर आता है। और अगर कहीं बिल्कुल परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल हो, अगर कोई परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल हो तो उसके अंदर जो ये अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ये जस्ट अपोजिट टू द बाहर वाले के हो जाता है। तो अगर मैं अंदर इनर साइड नेट निकालूं तो बाहर का उस साइड अंदर का इस साइड, तो नेट आपके पास जीरो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। तो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो आपके पास जीरो हो जाता है, वरना थोड़ा बहुत बचता है कि इनमें अगर परफेक्ट नहीं है तो। परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स, ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक होते हैं सुपर कंडक्टर्स। ओके, तो इन मटेरियल्स की इनको फील्ड हेटिंग मटेरियल्स भी बोलते हैं। अगर इनको किसी फील्ड में रख दिया जाए तो ये फील्ड लाइन को अपने अंदर से एक्सपेल कर देते हैं, मतलब बाहर से भेज देते हैं, अपने अंदर से नहीं जाने देते। ठीक है, जितनी भी फील्ड लाइन्स आएगी इनके बाहर से ही चली जाएगी, ये अपने अंदर से नहीं जाने देंगे आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो ये फील्ड हेटिंग मटेरियल्स होते हैं, अपने अंदर से फील्ड को नहीं जाने देते। ये थोड़ा सा डायमैग्नेटिक के बारे में था। अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक वालों के बारे में। पैरामैग्नेटिक वालों की जो लास्ट ऑर्बिट होती है उसमें आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। पैरा और फेरो दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों एक जैसे।
बस थोड़ा सा डिफरेंस है, एक स्ट्रॉन्ग होता है, एक थोड़ा सा वीक होता है। तो इनके पास क्या रहता है, एक लास्ट ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा भी घूमे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगा, जिसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा जो कि कैंसल आउट नहीं हो सकता। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट इसका है, पर अगर ओवरऑल मटेरियल में देखा जाए तो अगर किसी का मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे निकालते हैं ना, तो किसी का ऊपर है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा भी घूम सकता है, किसी का इधर आ सकता है, किसी का इधर आ सकता है, किसी का नीचे जा सकता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, होता तो है इनके पास, पर रैंडमली अरेंज होता है। और रैंडमली अरेंजमेंट की वजह से अगर मैं नेट मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूँ तो वो कितना है, 0 है। ठीक है, हर एक एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट है, पर क्योंकि रैंडमली अरेंज है सबका, कोई इलेक्ट्रॉन किधर घूम रहा है, कोई किधर घूम रहा है, तो आपके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। पर जैसे ही इन पर आप फील्ड अप्लाई कर देते हो, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये सारे के सारे एक डायरेक्शन में हो जाते हैं, फील्ड की डायरेक्शन में। तो फील्ड की डायरेक्शन में होने की वजह से इनके पास एक इंटरनली नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है फील्ड की ही डायरेक्शन में। तो ये आपके पास फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं, फील्ड की डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इनके पास मैग्नेटिज्म आ गया अपना खुद का, पर फील्ड की डायरेक्शन में। इनके एग्जांपल जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब है आपके पास। इनके एग्जांपल आपके पास एल्यूमिनियम वगैरह ऐसे मटेरियल हो गए। ठीक है, एल्यूमिनियम, क्रोमियम एटसेट्रा आपके पास ये एक ऐसे मटेरियल है, कुछ वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं पर फील्ड की डायरेक्शन में। इनको फील्ड लविंग मटेरियल्स भी बोलते हैं। फील्ड लविंग, इसका डिस्कशन पहले भी आया था आपके पास थोड़ा सा, कि ये बाहर से जाने वाली फील्ड लाइंस को भी अपने अंदर से ले लेते हैं। ठीक है, जैसे बाहर से फील्ड लाइन जा रही थी तो इनको अपने अंदर से गुजार लेते हैं, बाहर से फील्ड लाइन जा रही थी तो इनको अपने अंदर से गुजार लेते हैं, इस तरीके से। ठीक है, पर थोड़े से वीक होते हैं तो ज़्यादा बाहर वाली को अपने अंदर से नहीं ले जा पाते। अब बात करते हैं आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आपके पास क्या होते हैं, इनके अंदर ना कुछ सर्टेन रीजन्स होते हैं, डोमेन्स बोलते हैं उनको। इस तरीके से कुछ रीजन्स रहते हैं आपके पास, जिनके अंदर आपके पास सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में होते हैं। फेरोमैग्नेटिक भी बिल्कुल ऐसे ही है, इनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक मोमेंट तो होता है, पर इनके पास कुछ, इसमें क्या होता था, नेट 0 हो जाता था, इनमें क्या है, नेट इनमें भी 0 हो रहा है, पर कुछ सर्टेन डोमेन होती है जहां पर सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में रहते हैं। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, इस तरीके से। तो आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या रहती है, डोमेन्स रहती है जिसमें आपके पास सारे डाइपोल एक डायरेक्शन में रहते हैं। पर पूरे मटेरियल को देखा जाए तो इधर, इसमें किसी में इधर भी मिलेंगे, किसी में ऊपर तो किसी में नीचे मिलेंगे, तो पूरे में मैग्नेटिक मोमेंट इनमें भी 0 होता है। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल है आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सब आपके पास। ठीक है, पर जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अप्लाई किया जाता है तो काम तो इसका भी वही है, एक ही डायरेक्शन में आना। अभी इसमें पहले ही बहुत सारे एक ही डायरेक्शन में थे, वे फील्ड की डायरेक्शन में सब चलेंगे, तो यहाँ पर सारे के सारे डाइपोल्स जब एक डायरेक्शन में आएंगे तो ये बहुत स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, इस फिनोमेना को बोलते हैं एक्सचेंज कपलिंग। एक डोमेन के डाइपोल मोमेंट्स दूसरी वालों को भी अपनी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करते हैं, तो एक अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो पैरामैग्नेटिक जो फेरामैग्नेटिक है ये स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज होते हैं फील्ड की डायरेक्शन में। फेरोमैग्नेटिक फील्ड की पैरामैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होते थे, पर वीकली होते थे थोड़े से, है ना। उनकी सारी प्रॉपर्टी इनके पास है, बस स्ट्रोंग 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 ऐसी है आपके पास, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को बतानी थी कि जैसे ही कुछ मटेरियल्स में आप फील्ड अप्लाई कर देते हो तो उनके अंदर डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है एक डायरेक्शन में, तो वो अपना फील्ड दे सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कहने का मतलब ये है, जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसके पास एक डाइपोल मोमेंट आ गया एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब ये मैग्नेटिक मटेरियल बन गया एक तरीके से। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल बन गया। एक चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट मैंने ये बताने के लिए कि इन मटेरियल्स पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। जस्ट ये बताने के लिए मैंने आपको ये टॉपिक बताया है। ठीक है, एक और बात क्या है आपके पास, अगर आप जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसमें क्या है आपके पास, आपने फील्ड अप्लाई किया तो वो फील्ड की डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज हो गया, मतलब वो भी अपना मैग्नेटिक फील्ड देने लग गया। अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जैसे क्या हुआ था पैरामैग्नेटिक में, सारे के सारे आपके पास एक ही डायरेक्शन में आ गए थे, है ना, पैरा और फेरो में।
अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो टेम्परेचर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को रैंडमली मूव करवाएगा, ज़्यादा उसका तो काम यही होता है। इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मूव करेंगे तो उनका डाइपोल मोमेंट जो एक डायरेक्शन में हो गया था वो अपनी जगह से हिलने लगेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो डाइपोल्स है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से डाइपोल फिर से रैंडम होने लग जाएंगे किसी डायरेक्शन में। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इसको लूज करने लग जाएगा, जो मैग्नेटाइजेशन की वजह से आया था, ठीक है। ये फील्ड अप्लाई करने की वजह से मैग्नेटाइज हो गए थे फील्ड की डायरेक्शन में, आपने टेम्परेचर बढ़ाया उसकी वजह से डाइपोल रैंडमली होने लग गए, फिर से इनके रैंडम होने से ही इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज होने लगेगी, तो ये डायमैग्नेटिज्म की तरफ जाने लगेंगे। डायमैग्नेटिक वाले मैग्नेटाइज नहीं होते थे ना, अपोजिट डायरेक्शन में होते थे। तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास, पैरामैग्नेटिक से फेरोमैग्नेटिक की तरफ मटेरियल का बिहेवियर जाने लग जाएगा। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर के बाद पैरामैग्नेटिक मटेरियल आपका डायमैग्नेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो वो टेम्परेचर कौन सा होगा, उसको ट्रांजिएंट टेम्परेचर बोलते हैं, जिसके बाद पैरामैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो इन चीज़ों को कोई पूछेगा नहीं, बस जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कोई पढ़ना चाहे तो, क्योंकि इस साल सिलेबस में नहीं है ये आपके पास, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ डेफिनेशन है हमारे पास, जैसे आपके पास मैग्नेटाइजेशन फोर्स, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, जस्ट इन टॉपिक्स को समझाने के लिए मैंने वो करा है। इसको एच से डिनोट करते हैं जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है आपके पास, आपने क्या किया, फील्ड अप्लाई कर दिया भाई, ठीक है। फील्ड की स्ट्रेंथ मैंने मान ली बी तो पढ़ के आए ना हम सभी, बी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इसको फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपने ये फील्ड अप्लाई कर दिया बी किसी जगह पे, ओके। यहाँ पर एक मटेरियल रखा हुआ है, ये आपके पास एक मटेरियल है, ओके, एक मटेरियल रखा हुआ है, मटेरियल पर आपने ये फील्ड भेजा भाई, ऐसे ये फील्ड चला गया आपके पास, है ना। तो आप मेरे को ये बताओ, क्या ये पूरा का पूरा फील्ड इसके अंदर उतना ही लगेगा, मतलब इसको उतना ही फील्ड फील होगा या कुछ अलग फील्ड फील होगा। आपने बी क्या है, बी होता है आपके पास जो टोटल फील्ड आपने अप्लाई करा है किसी जगह पे, बी क्या होता है, टोटल फील्ड अप्लाई किया है। अब देखिए आपके पास होता क्या है, जब ये बी फील्ड इस पर जाके लगता है तो हर एक मटेरियल के पास अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो होता है उसका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या होती है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो कितना फील्ड लाइंस को अपने अंदर से जाने के लिए परमिट करता है, ठीक है। कोई मटेरियल कितना अपने अंदर से फील्ड लाइंस को जाने के लिए परमिट करता है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अगर मैं वैक्यूम की बात करता हूँ, वैक्यूम की बात करता हूँ, तो वैक्यूम में आपके पास आपने बी फील्ड अप्लाई करा तो ये क्या बोलता है, बी का म्यू नॉट टाइम परमिट जितना भी करेगा उस हिसाब से जाएगा ना, तो म्यू नॉट टाइम हटा देंगे उसमें से, सिर्फ इतना ही परमिट करता है आपके पास, ओके। ये क्या बोल रहा है आपके पास, जैसे ही वैक्यूम में से फील्ड लाइन गई, आई तो बी थी, आई टोटल बी थी, बी में से वैक्यूम ने कुछ परमिशन दी या नहीं दी उस हिसाब से, तो उसने म्यू नॉट टाइम उसमें से हटा दी। क्या हुआ, बी में बी फील्ड आया था, बी में से म्यू नॉट टाइम आपके पास उसने परमिशन दी ना दी वो उस हिसाब से है। तो अगर वैक्यूम में गई तो वैक्यूम करता है कि आपके उसमें से म्यू नॉट टाइम तो अपने पास रख लेता है, ठीक है। तो बी अपॉन म्यू नॉट टाइम को ही वो जाने देता है, ओके। तो वो जो वैक्यूम है, अगर टोटल फील्ड बी आया है तो वहाँ पर आगे वैक्यूम में जाने के बाद सिर्फ एच ही बचता है, और एच किसके बराबर होता है, बी बाई म्यू नॉट के, ठीक है। आया तो बी था, आया 50 टेस्ला था, 50 टेस्ला में से कुछ घटके ही आपके पास कुछ फील्ड जाता है आपके पास, पूरा का पूरा फील्ड जितना आया है उतना का उतना कभी भी यूज में नहीं आता। तो जो यूज में आता है किसी भी मटेरियल के अंदर, जितना फील्ड यूज में आता है उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या है, ये फील्ड की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की नहीं है, ये कोई फील्ड की प्रॉपर्टी है कि इसकी कितनी इंटेंसिटी है किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने की, ठीक है।
तो अगर मैं किसी सब्सटेंस की बात करता हूँ, किसी मीडियम की या किसी मटेरियल की बात करता हूँ, तो मटेरियल में आप सभी को पता है कि बी फील्ड अप्लाई किया तो परमिएबिलिटी को मीडियम की परमिएबिलिटी से रिप्लेस कर देते हैं, तो मीडियम में जाने के बाद एच इतना हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि कोई फील्ड जो आपने अप्लाई करा है उसके पास वो कितना किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकता है, कोई फील्ड कितना किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकता है, वो उसका एच कहलाता है। ठीक है, कोई फील्ड कितना किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकता है उसको उसका एच बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, हाउ मच ए फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए मटेरियल, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। तो एच समझ में आया। बी होता है टोटल फील्ड, उस टोटल फील्ड का पूरा यूज कभी भी नहीं होता, वैक्यूम में होगा तो उस फील्ड का म्यू नॉट टाइम यूज होता है कम, और अगर मीडियम में चला गया तो म्यू एम टाइम्स कम यूज होता है उसका, वो पूरा फील्ड कभी यूज नहीं होगा। ठीक है, इस जो एच की जो आपके पास यूनिट होती है ये होती है एम्पियर पर मीटर, या फिर इसकी सीजीएस यूनिट जो होती है, ये तो ऐसा ही सीजीएस यूनिट होती है इसकी ओरेस्टेड, सीजीएस यूनिट होती है इसकी ओरेस्टेड, और 1 ओरेस्टेड आपके पास 80 एम्पियर पर मीटर के बराबर होता है। ठीक है, सॉरी 1 एम्पियर पर मीटर आपके पास 80 ओरेस्टेड के बराबर रहता है। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। एच समझ में आया कि जब भी आप कोई फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसका पूरा यूज कभी भी नहीं होता, उसमें से कुछ पार्ट घटकर ही यूज होता है। अगर आप वैक्यूम में है तो उसका म्यू नॉट टाइम घट जाता है, अगर मीडियम में है तो म्यू एम टाइम्स घटकर ही यूज होता है, क्योंकि मीडियम और या वैक्यूम जो है वो सारी की सारी फील्ड लाइंस को कभी नहीं जाने देती, वो सारी फील्ड में से वैक्यूम है तो उसमें से म्यू नॉट टाइम कम ही जाने देती है, अगर मीडियम में तो म्यू एम टाइम्स कम जाने देती है, पूरे के पूरे को कभी नहीं जाने देती आपके पास। ठीक है, बात समझ में आई है। तो ये था मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। इसके बाद एक और टर्म है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको आई से डिनोट करते हैं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या होता है आपके पास, देखिए जैसे ही आपने फील्ड अप्लाई करा, टोटल फील्ड बी अप्लाई किया, उसका एच हिस्सा जाके मटेरियल में लगा। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपने ये एच फील्ड इसके पास पहुंचा, इसकी वजह से क्या होता था, आप सभी ने अभी पढ़ के आए हैं कि अगर पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक है तो उसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, यही पढ़ा था, सारे के सारे आपके पास एक डायरेक्शन में हो जाते हैं डाइपोल्स। तो कोई फील्ड कितना मैग्नेटाइज हो गया, कोई फील्ड, भाई ये मटेरियल है इसमें कोई फील्ड अप्लाई किया तो ये मैग्नेटाइज हो गया, आप ऐसे बोल रहे हैं ना, या तो फील्ड की डायरेक्शन में हो गया या उल्टी डायरेक्शन में हो गया, तो कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो गया, कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, सारे डाइपोल एक डायरेक्शन में आ गए, तो कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और इसको निकालेंगे कैसे, आप देख लो यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो आई क्या होता है, इट इज द डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस, डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ, इसी को क्या बोलते हैं आप, इसी को क्या बोलते हैं भाई, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ओ सॉरी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ओके, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डाइपोल मोमेंट को कैपिटल एम से लिखते हैं, वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम वी से होगी, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है m × 2l, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया × लेंथ, इससे ये कट गया आपके पास, तो ये एरिया × लेंथ, और डाइपोल मोमेंट एक बार ऐसा लिख लेते हैं, हाँ ये क्या था m × 2l, ये तो डाइपोल मोमेंट होता है आपके पास, वॉल्यूम क्या होती है एरिया × में लेंथ, लेंथ से लेंथ कट गई, तो ये आपके पास m/, ये लेंथ ही है, 2 लिखो से l लिख लो। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ × लेंथ, ये डाइपोल मोमेंट होता है। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट आपके पास क्या होती है, अगर आपको याद हो, पोल स्ट्रेंथ m × 2l = m होता था, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होगी m/l। ठीक है, 2 का तो यूज नहीं होता यूनिट्स में, जो m है इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और नीचे आपके पास लेंथ है मीटर, तो इससे कट गया, तो m की यूनिट होती है एम्पियर मीटर या ये डायरेक्ट यहाँ कर लो, m की यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर,
नीचे वॉल्यूम है मीटर क्यूब होते हैं, एक पावर से एक पावर कट गई, आ गया एम्पियर पर मीटर, दो पावर से दो पावर कट गई एम्पियर पर मीटर। यहाँ से भी निकालेंगे तो ये होती है आपके पास एम्पियर मीटर, ये हो गया मीटर स्क्वायर, एक मीटर से मीटर कट गया एम्पियर मीटर पर मीटर। तो आई की यूनिट भी एम्पियर पर मीटर, एच की यूनिट भी एम्पियर पर मीटर। तो आई और एच की एक जैसी रिलेशन चलती है। जैसे मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बी इज इक्वल टू म्यू नोट एच, या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बी इज इक्वल टू म्यू एम टाइम्स एच। इसी तरीके से मैं यहाँ से b इज इक्वल टू म्यू नोट्स टाइम आई भी लिख सकता हूँ। डायमेंशन वाइज ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि h की यूनिट और i की यूनिट एक जैसी है आपके पास, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन ही आपके पास ट्रू है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, आपने b मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा, b का सिर्फ h हिस्सा मटीरियल पे जाके लगता है, ठीक है, क्योंकि म्यू टाइम्स जितना मटीरियल की परमिएबिलिटी होगी उतने टाइम्स कम हो जाता है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। वो H हिस्सा इसमें जाने के बाद मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है। मटेरियल मैग्नेटाइज होने का मतलब ये है कि अगर इस मटेरियल को अब रख दिया जाए तो ये अपना फील्ड भी प्रोड्यूस करने लगेगी, उस फील्ड को ही I बोलते हैं, ठीक है। और ये I कितना प्रोड्यूस करेगी, H बाई म्यू नोट या B बाई म्यू नोट, है ना, ये उतना प्रोड्यूस करेगी। तो कहने का मतलब है टोटल फील्ड आया B, मटीरियल के पास पहुंचता है सिर्फ H। टोटल फील्ड आया B, मटेरियल के पास पहुंचता है सिर्फ H, क्योंकि कुछ ना कुछ मटेरियल उसको रोकता है। वैक्यूम है तो म्यू नोट टाइम रोकेगा, मटेरियल है तो म्यू एम टाइम्स रोकेगा, तो H ही पहुंचता है मटेरियल के पास। वो H पहुंचने के पास बाद मटेरियल खुद भी मैग्नेटाइज हो जाता है। कितना मैग्नेटाइज हो जाता है, I टाइम्स, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाते हैं यूनिट वॉल्यूम में, तो वो कितना डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम प्रोड्यूस हुए हैं उतना ही उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन आ जाता है, ठीक है। मटेरियल का मैग्नेटाइज होने का मतलब क्या है, अब ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड आई देने लग जाता है उस जगह पे। बात समझ में आई। तो आई कितना सब्सटेंस मैग्नेटाइज हुआ है वो तो हो गया आई, कितना मैग्नेटिक फील्ड इसको मैग्नेटाइज कर सकता था वो हो गया आपके पास एच। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होती है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी में। पहले बात करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको चाई एम से डिनोट करते हैं, चाई या कुछ लोग काई भी पढ़ते हैं, तो चाई या काई जो भी, ऐसा मतलब एक्स सा बना के थोड़ा सा बड़ा सा कर देना इसको ना, चाई। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, कितना इजीली कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है आपके पास चाई एम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बराबर होता है कि कितना फील्ड अप्लाई करने से कितना मैग्नेटाइजेशन आया, ठीक है। कितना फील्ड अप्लाई करने से किसी मटेरियल में कितना मैग्नेटाइजेशन आया, उन दोनों की रेशियो आपके पास क्या होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। कितना फील्ड अप्लाई करने से कितना मैग्नेटाइजेशन आया, इसको बोलते हैं आप चाई एम। बात समझ में आई, ठीक है। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इसकी यूनिट भी आपके पास एम्पियर पर मीटर होती थी, इसकी यूनिट भी एम्पियर पर मीटर है, तो कट गई आपके पास। तो ये आपके पास यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या बताता है, कितना इजीली कोई सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है इसकी रिलेशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इनके बीच में रिलेशन। ससेप्टिबिलिटी को चाई एम से लिखते हैं, परमिएबिलिटी को म्यू आर से, रिलेटिव वाली को म्यू आर से लिखते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में आपके पास रिलेशन है और ये इंपॉर्टेंट है रिलेशन। यही कराने के लिए इतना सब झंझट अभी तक मैंने करा था, ठीक है। तो देखते क्या है, मान लो एक मटेरियल है, ठीक है, एक मटेरियल है और सपोज करो ये फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक वाला है। मान लो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। इसको एक सोलेनोइड के अंदर हमने डाल दिया, सोलेनोइड के अंदर से होलो होता है, तो उसमें ये आपके पास रखा हुआ है। सोलेनोइड में जैसे ही करंट देते हैं तो उसके अंदर आप सभी को पता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास प्रोड्यूस हो गया। इस मैग्नेटिक फील्ड का आपको पता है कि जब ये मटेरियल के पास जाएगा तो
ये आपके पास पूरा का पूरा यूज़ नहीं होएगा, आपके पास कितना यूज़ होएगा, H टाइम्स। ठीक है, ओके। मटेरियल पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अप्लाई हुआ, तो थोड़ा सा मैं इधर तस्वीर दिखा रहा हूँ। मटेरियल पर एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर से आया H, उसकी वजह से इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ फील्ड की डायरेक्शन में, जिसको आप बोलते हो I। बात तो वही है आपके पास भाई। टोटल आपने अप्लाई करा B, ठीक है, B, पर इस वैक्यूम में जाते ही उसका म्यू नॉट टाइम कम हो गया, क्योंकि वैक्यूम रोकता है फील्ड को, तो उसने म्यू नॉट टाइम कम करके वहां पे पहुंचा आपके पास H। ठीक है, तो आप H को क्या लिख सकते हैं, इट इज म्यू नॉट टाइम B। ओके, आपने एक फील्ड अप्लाई करा B, उसका वैक्यूम में म्यू नॉट टाइम H ही पहुंचता है। ये फील्ड इस मटेरियल पे जैसे ही पहुंचता है तो ये मटेरियल भी अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड देने लग जाएगा, जिसको बोलते हैं I। ठीक है, तो ये मटेरियल भी अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग गया और ये H भी आपके पास आया था, तो I किसके बराबर आएगा, दोबारा से सुनो। आपने B फील्ड अप्लाई करा, वैक्यूम में जाते ही B फील्ड पूरा का पूरा उतना नहीं रहेगा, क्योंकि वैक्यूम म्यू नॉट टाइम उसको कम कर देता है। म्यू नॉट टाइम कम करते ही उसको H बोलते हैं, जितना कम हो गया। तो ये H जो है यही यूज में आएगा इसको मैग्नेटाइज करने के लिए। जैसे ही ये H फील्ड अप्लाई किया, इसकी वजह से सारे डाइपोल एक डायरेक्शन में चले गए। डाइपोल जो सारे एक डायरेक्शन में चले गए आपके पास, तो ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया। मैग्नेटाइज हो गया तो इसके पास भी अपनी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा, मतलब ये अपना भी फील्ड देने लगेगा। ये फील्ड देता है I के बराबर, और I भी आपके पास किसके बराबर है, ये उल्टा लिख दिया, B इक्वल टू म्यू नॉट H। ठीक है, उल्टा लिख दिया हमने, ये उल्टी चीज़ लिख दी। B इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं म्यू नॉट H, और यहाँ पर B कितना लिख सकते हैं, जो अंदर प्रोड्यूस हुआ। ये तो बाहर से आया था, ये जो इनसाइड प्रोड्यूस हुआ, जो जो मटेरियल ने प्रोड्यूस किया है, ये कितना होगा, म्यू नॉट टाइम I के बराबर। ठीक है, इतना प्रोड्यूस हुआ। तो किसी भी जगह पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उस जगह पे आने वाले सारे मैग्नेटिक फील्ड्स के वेक्टर सम के बराबर। ठीक है, सारे मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर सम के बराबर। तो मैं इस मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिख रहा हूँ, ये बराबर होएगा आपके पास म्यू नॉट टाइम H प्लस म्यू नॉट टाइम I के बराबर। ठीक है, यहाँ से मैं म्यू नॉट कॉमन ले सकता हूँ, H भी कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा यहाँ से 1 प्लस, यहाँ से म्यू नॉट तो कॉमन आ गया, यहाँ बचा I बाई H। ठीक है, म्यू नॉट H कॉमन लिया तो यहाँ पे तो 1 बच गया, इसके बचे में बचा H बच गया। इस तरफ आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है भाई, उसको मटेरियल के अंदर बताया था ना आपको भाई, अभी दो चीज़ें लिखवाई थी मैंने, वैक्यूम के अंदर कितना घट जाता है और मटेरियल के अंदर जाकर कितना घट जाता है आपके पास। तो उसी को यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई जो ये बी नेट है, बी नेट क्या है, तो बी नेट क्या है आपके पास, मटेरियल के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो बी नेट को आप क्या लिखेंगे, बी नेट को आप लिखेंगे म्यू ऑफ मटेरियल इनटू में H या I, जो भी आप लिखना चाहें, H होता था आपके पास, है ना। तो आपके पास बी नेट को आप लिखेंगे म्यू एम क्या होता है आप सभी को पता है कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है, मीडियम की परमिएबिलिटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम की परमिएबिलिटी, उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो यहाँ से म्यू एम, मीडियम की परमिएबिलिटी क्या हो सकती है, म्यू आर इंटू में म्यू नोट के बराबर, इसमें लिख देंगे। तो आपके पास बी नेट बनेगा म्यू आर इंटू में म्यू नोट इंटू में H। ये वैल्यू मैं इसमें यूज़ कर लूँगा, तो म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी, वैक्यूम की परमिएबिलिटी, और H बराबर होगा म्यू नोट H, और यहाँ पर आपके पास 1 प्लस I बाई H। ठीक है, ये आ गया। म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल, H से H कैंसिल, यहाँ पे रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस I बाई H, तो आपके पास चाहिए होता था। ठीक है, ये रिलेशन है आपके पास ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी में आपके पास। ठीक है, यहाँ से इधर उधर ले जाना चाहो या इसको बोल लो, दोबारा से लिख देता हूँ, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस चाई एम। ठीक है, अगर मैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं, डायमैग्नेटिक मटेरियल में आपके पास जो म्यू आर होता है ये लेस देन 0 होता है, 0 से छोटा। अगर ये 0 से छोटा है तो जो ससेप्टिबिलिटी है ये आपके पास नेगेटिव होती है। अगर मैं आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो इनका जो म्यू आर है ये आपके पास 0 से तो बड़ा होता है पर ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये स्मॉल ही होता है, 1 के आसपास ही रहेगा आपके पास, और इसका चाई आपके पास पॉजिटिव होता है। अगर मैं बात करूँ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल,
तो इनका जो म्यू आर है ये बहुत बड़ा होता है, 0 से हज़ार तक भी चला जाता है, और इसका जो चाई एम होता है ये तो फिर पॉजिटिव रहेगा ही। ये सब है आपके पास, ये पहले बताया जाता था, समझाया भी जाता था क्यों ऐसा हो रहा है आपके पास, पर अब क्योंकि ये सब्सटेंसेस आपके सिलेबस से हटा दिया है तो फिर अभी इसको बता भी नहीं रहा हूँ मैं। पहले एक क्वेश्चन यहाँ से आता था जनरली 1 मार्क्स में कि एक मटेरियल है उसकी परमिएबिलिटी, उसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है तो वो मटेरियल कैसा रहेगा, डायमैग्नेटिक, पैरा या फेरा, तो वो पहचानना होता था। अब शायद ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपके पास, ठीक है। तो ये रिलेशन थी आपके पास इनके बीच में।